morning students and welcome to class 9. Today we are going to start our second chapter, what is democracy and why is democracy. Students, in our last class we discussed about the chapter named democracy in the contemporary world. हो सकता है बच्चों इस साल आपके ये जो कल मैंने चैप्टर कंप्लीट किया है आपका डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, शायद ये आपके कोर्स से हटा दिया जाए, तो इसीलिए मैंने उस चैप्टर को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर समझाया है। लेकिन बेसिकली अभी जो न्यू वर्जन है उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 यही है जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो ये मान के चलिएगा कि अभी पहले जो मैंने आपको चैप्टर कराया था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला, वो शायद हो सकता है आपके कोर्स में रहे या ना रहे, इसीलिए आज वापस हम डेमोक्रेसी जो ये वाला चैप्टर है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक सिंपल डेफिनेशन के अंदर हमने समझा था कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स और द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल और अ सिटीजन ऑफ कंट्री। तो बेसिकली बच्चों, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार जहां पर देश की जनता वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता चुनती है और वही नेता या रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करता है, सरकार बनाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत ही डिटेल के अंदर समझा जाने वाला टॉपिक है। कई सारी बातें जो है डेमोक्रेसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओनली इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग राइट हम लोगों को दे रखा है, तो सिंपल सा ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की ही बात कहता है, इसके अलावा भी डेमोक्रेसी बहुत कुछ है। तो वही चीज आज हम बहुत ही डिटेल के अंदर इस चैप्टर के समझेंगे और जानेंगे कि आज के प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो में डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है और डेमोक्रेसी होती क्या है। तो इस चैप्टर की शुरुआत बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल से करेंगे जो अपने लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा ये जो आज का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें देखिए बच्चों आज का सब टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम लोग एक तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सी आपके चैप्टर के अंदर एक डेफिनेशन डेमोक्रेसी की दे रखी है, तो ये सिंपल डेफिनेशन क्या है ये जानेंगे और साथ में इसे इंपॉर्टेंट टिक भी कर लेना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिंपल डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की है उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जहां पर वहां के उस कंट्री के रूलर्स को वहां के जो पीपल है वो इलेक्ट करते हैं, मतलब देश की जनता अपने राजा का चुनाव करती है। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। तो बच्चों, क्या सिर्फ रूलर का इलेक्टेड होकर आना ही डेमोक्रेसी होता है क्या? नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें आप लोग पढ़ भी चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जिससे पूरे वर्ल्ड को कई सारी बातें सीखने को मिली, कई सारा इंस्पिरेशन मिला, जिसमें हम फ्रीडम की बात कर चुके हैं, इक्वालिटी की बात कर चुके हैं, सोशलिज्म की बात कर चुके हैं। तो देखिए, इस सिंपल अगर आप डेफिनेशन को देखें तो इसके 3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि डेफिनेशन अपने आप में बहुत ही अधूरी है। ठीक है, कैसे अधूरी है? तो देखिए बच्चों, म्यांमार की हम लोग बात करते हैं। म्यांमार आर्मी रूल वाज अप्लाइड व्हिच वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार कल हमने बात की थी, बर्मा, जिसको प्रेजेंटली किसी एंशिएंट टाइम में बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये म्यांमार बच्चों हमारी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है भारत का। ठीक है, किसी समय में यहाँ पर मिलिट्री रूल जो था वो स्टार्ट हो गया था और कल हमने पढ़ा भी था, यहाँ की एक बहुत ही फेमस लीडर थी जिसका नाम था आंग सान सू की, जिसने बहुत ही स्ट्रिक्ट अपोज किया था, प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द मिलिट्री रूल। तो म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल अप्लाई हो गया, कई सालों तक ये मिलिट्री रूल म्यांमार के अंदर चलता रहा। तो क्या म्यांमार में जो ये मिलिट्री रूल चल रहा था, तो क्या लोगों ने, वहाँ की जनता ने इन मिलिट्री को इलेक्शन के अंदर वोट देकर इलेक्ट किया? बिल्कुल नहीं, फिर भी वहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है, मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स है वो सरकार चला रहा है, जबकि वो ऑफिशियल्स तो जनता ने उनको कभी
कभी नहीं चुना, है ना। दूसरा एग्जांपल बच्चों आप देखिए, the Chile dictator like Pinochet are not elected। दूसरा कल हमने पढ़ा था अपनी क्लास के अंदर, चिली के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से वहां पर जो प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया, और ये जो पिनोचेट जो कि मिलिट्री का जनरल था, इसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया चिली के अंदर और खुद वहां का डिक्टेटर बन गया। तो क्या पिनोचेट को लोगों ने इलेक्टेड किया था? इलेक्शन में क्या वो जीत कर आया था? बिल्कुल नहीं। फिर भी उसने चिली के ऊपर 17 इयर्स तक बच्चों रूल किया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ एग्जाम्पल हमको ये बता रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोगों ने बिना इलेक्शन में जीते, मतलब बिना इलेक्शन फाइट किए अपने आप को रूलर बना लिया, मतलब खुद ही अपनी इच्छा से जबरदस्ती मिलिट्री पावर का यूज करके रूलर बन गए। ठीक है, अगला देखें द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बच्चों आज भी देखें मोनार्क सिस्टम है, यहाँ पर आज भी किंगशिप चलती है, राजा का राज चलता है। तो क्या सऊदी अरेबिया में जो रूलर है, जो किंग है, क्या उसको वहाँ के सिटीजन्स ने इलेक्टेड किया है? क्या उन राजाओं को जनता ने वोट देकर चुना है? नहीं चुना है, फिर भी वो रूलर है। तो क्या इन तीनों एग्जांपल्स को देखकर आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी की पहली शर्त क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। कहने का मतलब जो भी रूलर बनेगा वो उसका चुनाव जनता करेगी कि कौन रूलर बनेगा। ठीक है, तो चाहे म्यांमार हो, चाहे चिली हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, तीनों ही एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअल के अंदर उन रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ा हुआ है जिनका इलेक्शन उस कंट्री के सिटीजन्स करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों जानेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लें। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी की कुछ खासियत, कुछ मेन बातें, कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में बच्चों पहली जो चीज है वो है मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो पहले तो आप लोग यही समझ लें कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वहां पर जो भी कंट्री के लिए डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन वे लोग लेंगे जिनको जनता ने चुना है, जिनको उस कंट्री के सिटीजन्स ने इलेक्शन में वोट देकर चुना है, वही लोग कंट्री के लिए नेशनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, फॉर सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर बीजेपी की सरकार है ना, दिल्ली के अंदर आप देखिए नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या ये अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गए क्या? नहीं, इनको हमने वोट दिया, इस पार्टी को हमने वोट दिया, और जब इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और ये पार्टी जब जीत गई वोट, तब इन्होंने नरेंद्र मोदी को लीडर चुना, और इस तरह से नरेंद्र मोदी इलेक्शन के थ्रू लीडर बने। और आज हमारे देश के लिए जितने भी कंट्री के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये सारे फैसले कौन लेते हैं? नरेंद्र मोदी लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी को ये डिसीजन लेने का राइट किसने दिया? हम लोगों ने दिया है, हमने वोट देकर उनको चुना है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला फीचर क्या है डेमोक्रेसी का कि जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो कौन करेगा? इलेक्टेड लीडर करेगा, जिसको हमने चुना है वो इंसान कंट्री के लिए डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स जानेंगे पाकिस्तान का, जिससे हम ये समझेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म कर मिलिट्री रूल वहाँ पर अप्लाई किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। तो देखते हैं बच्चों पाकिस्तान के बारे में। मिलिट्री फॉर्म इन 1999 के अंदर यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल को खत्म कर दिया गया। मिलिट्री का विद्रोह हुआ। मिलिट्री कॉप का मतलब बच्चों विद्रोह कर देना। मिलिट्री के जो लीडर्स थे और जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको हटा दिया और पूरे पाकिस्तान पर मिलिट्री का कंट्रोल हो गया। मिलिट्री के लीडर उस समय कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रो द डेमोक्रेसी। और इस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की हेल्प से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव, और खुद पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। एग्जीक्यूटिव का मतलब आप प्राइम मिनिस्टर से समझ सकते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव का मतलब वो फंक्शन या वो ऑर्गन जो कि देश को चलाएगा, जो
डेमोक्रेसी को जनरल परवेज मुशर्रफ ने खत्म कर दिया और खुद वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। और कुछ टाइम बाद 2002 के अंदर देखिए he changed his designation to the president और 2002 के अंदर उसने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। तो क्या यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्टेड होकर आए थे? नहीं। क्या वो चुनाव में जीत कर आए थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी मिलिट्री के पावर के बेस पर वो क्या बन गए? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और इस तरह से पाकिस्तान में लंबे समय से मिलिट्री रूल चल रहा है। By the referendum in the country extension 5 years और बाद में प्रेसिडेंट बनने के बाद में इन्होंने एक रेफरेंडम निकाला। बच्चों, रेफरेंडम में बता चुकी हूँ, जनमत संग्रह कराना, मतलब जनता की सलाह लेना कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है या नहीं। तो इन्होंने पाकिस्तान में एक रेफरेंडम निकाला और इस तरह से इन्होंने अपना टाइम पीरियड 5 साल 5 ईयर और बढ़ा लिया। तो इस तरह से बहुत ही लंबे टाइम तक आप लोग देख सकते हैं 1999 के अंदर इन्होंने ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने, मतलब गवर्नमेंट पर इन्होंने कंट्रोल किया। 2002 में ये प्रेसिडेंट बने और इन्होंने रेफरेंडम निकाल के 5 साल और अपने बढ़ा लिए। तो इस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। इन पाकिस्तान फाइनल पावर रिजाइड इन द मिलिट्री ऑफिसर्स। बच्चों, पाकिस्तान के अंदर आज भी फाइनल जो पावर है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होती है। मतलब मिलिट्री के अंदर जो सबसे बड़ा चीफ होगा या जो सबसे हाई पोस्ट पर होगा वही सारे डिसीजंस लेता है, या ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट है ये सब मिलिट्री के हाथ की पपेट बनकर रह जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डिसीजन मेकिंग का काम कौन करते हैं? मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो, एंड पीपल में इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट दीस वर नॉट रूलर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, लोग वोट भी देते हैं, लेकिन ये इलेक्शन किसके लिए होते हैं? नेशनल असेंबली के लिए और प्रोविंशियल असेंबली के लिए, मतलब स्टेट लेवल के लिए इलेक्शन होते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्टेड होकर आते हैं, वे लोग जो वोट में जीतते हैं ये रूलर नहीं होते, मतलब इनके पास में फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये लोकल लेवल पर छोटे बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन का पावर किसके पास है? तो देखिए, द पावर टू टेक डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स। लेकिन पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान को ध्यान रखते हुए नेशनल लेवल पर डिसीजन लेने का काम आर्मी ऑफिशियल ही करते हैं। तो इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं, जनता वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है, किसके लिए? नेशनल असेंबली के लिए और प्रोविंशियल असेंबली के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ये जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है ये फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती। तो कहने का मतलब चुनकर आने वाले, इलेक्शन में जीतकर आने वाले जो नेता है ये रूलर नहीं होते, इनका काम सिर्फ यही है कि छोटे बड़े लोकल लेवल पर अपने छोटे बड़े डिसीजन करते हैं। फाइनल पावर आर्मी के हाथ में होता है। फिर आता है कंक्लूजन। अब पाकिस्तान की कहानी को देखकर अगर हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को समझें तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी बात क्या होगी? तो सबसे जरूरी बात होगी इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्टेड विद द इलेक्टेड बाय पीपल। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने का पावर उस आदमी के हाथ में होना चाहिए जिसको देश की जनता ने इलेक्शन में वोट देकर इलेक्ट किया है। तो आप समझ रहे होंगे पाकिस्तान की कहानी ये बताती है कि फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके पास होना चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में, मतलब जिन लोगों को हमने चुना है उनको अधिकार है कि वो फाइनल डिसीजन देश के लिए बड़ी बड़ी कानून बनाना, पॉलिसीज बनाने का राइट उन लोगों के पास ही होना चाहिए, ना कि मिलिट्री के पास। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, मिलिट्री के ऑफिसर्स को जनता ने इलेक्ट नहीं किया, ये जबरदस्ती रूलर बन गए। ठीक है, और कहने का मतलब है कि जिनको जनता ने नहीं चुना उनको डिसीजन लेने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आगे आते हैं सेकंड डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। फ्री एंड फेयर का मतलब कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब भी इलेक्शन होंगे तो एक तो वो फ्री होने चाहिए। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब है यहाँ पर बिना किसी
इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। हम लोग बच्चों आप देखिए इलेक्शन जब होते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है कि कहाँ कहीं कहीं पर फायरिंग हो गई, कई बार लोग पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं, कई बार लोगों के घर पर बड़े बड़े राजनेता अनाज की बोरियां पहुंचाते हैं और उसे ये कहते हैं कि आपको हमारी पार्टी को वोट देना है। तो ये गलत तरीकों का यूज करते हैं ताकि इलेक्शन के अंदर जीत जाए। तो ऐसे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर भी बच्चों हम दो एग्जाम्पल लेंगे, चाइना और मैक्सिको का। तो चाइना के अंदर देखते हैं क्या है, इलेक्शन है आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर द पार्लियामेंट। अब चाइना के अंदर भी डेमोक्रेसी की तरह ही यहाँ पर हर 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर के लिए होते हैं, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके लिए इलेक्शन होते हैं। चाइनीज पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। जिस तरह से बच्चों हमारी कंट्री के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, उसी तरह से चाइनीज पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो नेशनल पीपल कांग्रेस के लिए हर 5 साल बाद में इलेक्शन करवाए जाते हैं और इट हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। और चाइना के अंदर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। आगे देखिए, बिफोर द कंटेस्टेड इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये आप लोग ध्यान रखें कि चाइना के अंदर बच्चों सिंगल पार्टी सिस्टम है, मतलब पूरी चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि छोटी बड़ी पार्टीज है और भी 6-7 पार्टीज है, लेकिन सारी की सारी पार्टीज जो है वो इस पार्टी से जुड़ी हुई है। तो चाइना के अंदर सिर्फ एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, ये पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब बच्चों आप ही जरा सोचिए कि जनता जब भी इलेक्शन के अंदर वोट देगी, जब भी कंट्री के सिटीजन वोट देंगे, तो क्या उनके पास दूसरा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर इलेक्शन के अंदर एक ही पार्टी भाग ले रही है, तो आपके पास तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे खत्म? क्योंकि जिस तरह से बच्चों आप लोग देखिए कि इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था कि लोकसभा के अंदर अगर हम 17th लोकसभा की बात करें तो 37 पॉलिटिकल पार्टीज थी, और अगर इंडिया की बात करें तो एट प्रेजेंट 7 नेशनल पार्टीज है। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कांग्रेस को नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, हम बीजेपी को नहीं, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देंगे, है ना, तो एनडीए को वोट देंगे, इसको देंगे, उसको। हमारे पास ऑप्शन है, कई सारी पार्टीज जो इलेक्शन लड़ती है। लेकिन चाइना के लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक ही पार्टी है। चाहे वोट देना है, चाहे नहीं देने की इच्छा है, ठीक है, चाहे जबरदस्ती वोट दो, तो देना किसको है, कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना है। तो चाइना के अंदर जो भी कैंडिडेट वोट के अंदर इलेक्शन में खड़ा होता है, उसे इलेक्शन लड़ने से पहले इस कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के बिना कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। और द पार्टी द गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और बच्चों चाइना के अंदर हमेशा ही इसी कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है। बस अंतर ये होता है इस पार्टी का नेता चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी वही रहती है। तो इस तरह से क्या आप इस सिस्टम को सही मानते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है जहाँ पर जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है, जहाँ पर जनता को ये पता है कि सरकार चाहे सही है चाहे गलत है, लेकिन हमें तो वोट उसी पार्टी को देना है चाहे किसी भी नेता को दे? तो ये सिस्टम गलत है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहाँ पर बिना दबाव के गलत तरीकों से इलेक्शन कराया जाए। तो ये तरीका डेमोक्रेसी नहीं है। सेकंड आते हैं हम लोग बच्चों मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर ना तो मिलिट्री सिस्टम है, ना आर्मी पावर है, ना यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, कुछ नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। लेकिन 2002 के बाद या 2000 के बाद देखते हैं 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय पार्टी PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब देखो बच्चों मैक्सिको के अंदर 2000 से पहले दूसरी पार्टीज भी थी जो वो इलेक्शन के अंदर जीत जाती थी, लेकिन 2000 से सिस्टम ऐसा हो गया मैक्सिको के अंदर कि एक पार्टी है जिसका नाम है PRI, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी सन 2000 से हर साल इलेक्शन में जीतती है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैक्सिको के अंदर जो पावर है गवर्नमेंट की वो किसके पास है, PRI के पास है। लेकिन आगे देखें दिस पार्टी यूज डर्टी ट्रिक्स फॉर विन। ये पार्टी गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है इलेक्शन में जीतने के लिए, मारपीट करेगी, जो पोलिंग बूथ होती है एंड टाइम पर वो
मेक्सिको में हर साल अपनी सरकार बनाती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, और साथ में पूरे मेक्सिको के अंदर वे सारे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी नौकरी के अंदर है, इन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इस पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, साथ में देखें इफ these two example describe the right way of election, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना में इलेक्शन हो रहे हैं कि एक ही पार्टी जीत रही है, लोगों के पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, मैक्सिको के अंदर ये जो पीआरआई पार्टी है गलत तरीकों का यूज कर इलेक्शन जीत रही है, तो क्या दोनों ही तरीके इलेक्शन के डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सही है? बिल्कुल नहीं। तो फिर डेमोक्रेसी में सही फेयर इलेक्शन क्या है? तो देखिए बच्चों, इलेक्शन मस्ट आफ्टर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। कहने का मतलब है कि इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस का मतलब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए बच्चों की एक पार्टी की सरकार अगर ढंग से काम नहीं कर रही तो हम अगली बार दूसरी पार्टी को वोट दे सके, दूसरी पार्टी काम नहीं कर रही तो हम तीसरी पार्टी को वोट दे सके। कहने का मतलब जब हमारे पास चॉइस होगी तभी हम एक बेटर ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस करंटली इन पावर हैव द फेयर चांस टू लूज इट। दूसरी चीज ये है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होने चाहिए, मतलब सही तरीके से होने चाहिए। ठीक है, ताकि जिस पार्टी की सरकार है उसको हारने का डर बना रहे। हारने का डर मतलब कि अगर सरकार गलत काम करेगी तो आगे आने वाले 5 सालों बाद में जब वापस इलेक्शन होंगे तो देश की जनता उस पार्टी को वोट नहीं देगी। तो इस तरह का जब सरकार के मन में डर होगा बच्चों, तो सरकार उस डर के कारण सही काम करेगी, सही फैसले लेगी। तो यहाँ पर जनता की बात की गई है, जनता की इमोशंस को जानना, देश की जनता किस पार्टी को, किस नेता को पसंद करती है, कौन सी पार्टी सही ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी बातें हमारी डेमोक्रेसी में आती है। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने 3 चीज़ों को समझा है। सिंपल डेफिनेशन, फिर हमने समझा है डेमोक्रेसी के फीचर्स, जिसमें हमने बात की है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, और दूसरा हमने बात किया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। इस तरह से कुछ और फीचर्स है डेमोक्रेसी के, लेकिन आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।